जनता इतनी तो बेवकूफ़ नहीं है कि राम मंदिर के नाम पर और ऐसे किसी धार्मिक नारे के नाम पर वो उनको वोट कर जाए। कि अयोध्या में जब बाबरी का विध्वंस हुआ तो कितने ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी शहादत दी। ब्राह्मणों का उत्पीड़न निश्चित रूप से हुआ है। उन्हें जेल तो मत भेजिए, उन्हें प्रताड़ित तो मत करिए, उनका उत्पीड़न तो नहीं करिए। ये जरूरी नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी 100% जनता की समस्याओं का निराकरण कर दें। ये किसी शासक के लिए या सरकार के लिए संभव नहीं है, लेकिन वो किसी सीमा तक तो प्रयास कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। हम महोबा ज़िले के रामकुंड धाम में हैं। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए शिव किशोर पांडे जी हैं। वे महोबा ज़िले के प्रतिष्ठित पत्रकार भी रहे हैं और मौजूदा समय में रामकुंड धाम की संरक्षण की जिम्मेदारी भी वो देख रहे हैं, क्योंकि रामकुंड धाम जो है काफ़ी पवित्र जगह है और भगवान राम यहाँ जो है हवन वगैरह कर चुके हैं। तो उस क्षेत्र को वे मौजूदा समय में उसकी देखरेख कर रहे हैं और एक क्रांतिकारी की भूमिका में है, क्योंकि अभी तो पुजारी भी कहीं ना कहीं वो क्रांतिकारी की भूमिका में है। वो चाह रहे हैं कि इस क्षेत्र का विकास पर्यटन के जरिए किया जाए और जो यहाँ का इतिहास है, जो यहाँ की पौराणिक महत्ता है, उसको संरक्षित करने का कार्य किया जाए और देश दुनिया के लोगों के बीच पहुँचाया जाए। तो सर, अभी हम राजनीतिक मुद्दों पे नहीं जाएंगे, आपके पत्रकारिता वाली चीज़ों पे चर्चा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा यही करेंगे कि आप किस प्रकार से अपने इतिहास को संरक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले सरकारों को इस बारे में सचेत किया, क्योंकि आजकल बिना सरकारी सहयोग के आप कोई काम बड़ा मुश्किल है। सामाजिक तौर पर यदि देखें तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ऐसे कार्यों में दिलचस्पी रखते हों। तो मैं पिछले 20-25 वर्षों से बराबर विभिन्न सरकारें जो भी आईं, मैं उनको इस बारे में लिखा पढ़ी कर रहा हूँ और कुछ प्रयास मेरे सफल भी हुए। आज आप जो रामकुंड धाम में और आसपास के जो क्षेत्रों में धार्मिक केंद्रों का जो विकास देख रहे हैं, वो उस लिखा पढ़ी का ही परिणाम है। तो मैं अभी भी प्रयासरत हूँ, अभी भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इन सारे क्षेत्रों में धार्मिक पर्यटन के तौर पर इसका विकास हो सके। जैसे मौजूदा जो सरकार है, वो माना जा रहा है कि वो प्रभु राम को लेकर काफ़ी गंभीर हैं वो लोग, चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर की बात हो या फिर जो तमाम रिपोर्टों में देखा गया कि चित्रकूट धाम का भी ठीक ठाक विकास करने का काम किया जा रहा है। हालांकि अभी मैं जाऊंगा वहाँ, अभी गया नहीं हूँ। दूसरी चीज़, क्योंकि प्रभु राम से जुड़ा यह जगह भी है रामकुंड धाम जहाँ हम बैठे हैं, तो क्या मौजूदा सरकार को भी आपने कोई जानकारी दी, मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं उनको कोई जानकारी दी कि भाई आप भी इस क्षेत्र का विकास करिए? हाँ, निश्चित रूप से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार इस बाबत लिखा पढ़ी की है और उन्होंने कई मामले यहाँ जिलाधिकारी को भी भेजे हैं कि ऐसे मामलों में सर्वे करवाकर आकलन करके कुछ प्रोजेक्ट तैयार किए जाएं। और जिलाधिकारी युवा हैं और काफ़ी तेज हैं इस मामले में, वो प्रयास भी कर रहे हैं और कुछ विकास हो भी रहा है, लेकिन संतोषजनक नहीं है। जिस गति से ये कार्य होना चाहिए वो गति अभी नहीं है। जैसे एक चीज़ देखिए, अब आप बात करते हैं आपके पत्रकारिता के अनुभव की। महोबा में मैं घूम रहा हूँ, बहुत तरह की समस्याएं यहाँ देखने को मिल रही हैं। जो है ग्रामीण क्षेत्रों में विकास तो लगभग नाम मात्र का ही हुआ है। जल संकट यहाँ की बड़ी गंभीर जो है, एक बड़ा गंभीर विषय मैंने देखा। इसके अलावा पशु भी सड़कों पर घूम रहे हैं, उसको लेकर के प्रदेश सरकार ने काफ़ी वादे भी किए, उन्होंने कोशिश भी की शायद यहाँ के लोकल स्तर पर जो भी समस्याएँ हो सकती हैं। तो आपको क्या दिख रहा है कि महोबा में अगर आप पिछले 10, 15, 20 सालों में आप जितनी भी सरकारें रहीं, उन सरकारों में कौन सी ऐसी सरकार रही, कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री रहा जिसने महोबा बुंदेलखंड के क्षेत्र को विकास के लिए गंभीरता से लिया अपने मन में? अगर मेरी बात को राजनीतिक तौर पर न लिया जाए तो मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूँगा कि पिछली सरकारों में नारायण दत्त तिवारी प्रथम मुख्यमंत्री थे जिन्होंने इस क्षेत्र में विकास के लिए धरातल पर काम किया। जैसे उर्मिल डैम उन्होंने बनवाया, भरुआ सुमेरपुर की जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो नारायण दत्त तिवारी की देन है। और उसके बाद अगर हम देखें तो फिर मैं अखिलेश यादव को कहना चाहूँगा। अखिलेश यादव ने यहाँ के विकास के लिए कई कार्य किए। उदाहरण के लिए यहाँ के
चंदेल राजाओं ने महोबा जनपद में लगभग 250 पक्के तालाब बनवाए हैं। पक्के तालाब का मतलब ये है कि जिनका तटबंध चट्टानों से बनाया गया, और एक एक तालाब का रकबा 400 एकड़ 500 एकड़ इतना विशाल रकबा था। तो उस समय जल का संचयन भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता था। यदि चंदेल राजाओं ने पानी का ये इंतज़ाम न किया होता, ये टेक्नोलॉजी यहाँ ना अपनाई होती, तो आज बुंदेलखंड में आदमी नहीं रह रहा होता, जानवर नहीं मिलता आपको, क्योंकि बिना पानी के तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये तालाब, उस समय के बनवाए हुए कुएं और बावड़ियाँ, ये आदमी के जीवन का आधार बने। ये कालांतर में रख रखाव न होने के कारण और समाज की विकृत मानसिकता के कारण, उनकी विकृत क्रियाकलापों के कारण, ये जो जल संरक्षण के प्रमुख केंद्र थे, प्रमुख स्थान थे, ये इनमें सिल्ट जमा हो गई, और सिल्ट के जमा हो जाने से वो उनमें जल संचयन खत्म हो गया। तो यहाँ सूखे की स्थिति आई, कई साल सूखा पड़ा। तो अखिलेश यादव ने इस बात को समझा, इस समस्या को समझा, और उन्होंने, मुझे जहाँ तक याद है और मेरी जानकारी है, लगभग 60 तालाबों की सिल्ट की सफाई की। और मैं प्रशंसा करना चाहूँगा इस नौजवान की कि इसने इस विषय को राजनीति से परे रखकर धरातल पर काम किया, और एक एक सरोवर की, एक एक तालाब की जो खुदाई हुई बड़ी ईमानदारी से हुई, और 3.5-4 मीटर गहरी, 5 मीटर गहरी, जहाँ जितनी ज़रूरत थी उस लेवल पर गहराई में जाकर उन्होंने सिल्ट की सफाई कराई। तो आज अगर पानी बरसता है तो तालाब हमारे भर जाएंगे, जल का संचयन पर्याप्त मात्रा में होगा, उससे जो भूमिगत जल का प्रवाह है, जल स्तर मेंटेन होगा, वाटर लेवल मेंटेन होगा, ग्राउंड वाटर। तो उससे क्या है, जो हमारे हैंडपंप जगह जगह लगे हैं, जो पिछले समय में खूंटे बन के रह गए थे, जिनसे गर्मियों में पानी ही नहीं निकलता था, क्योंकि ग्राउंड वाटर नहीं था तो पानी ही नहीं निकलता था। लेकिन आज ये स्थिति है इस कार्य की वजह से कि सारे हैंडपंप पानी देते हैं गर्मियों में भी आराम से, तो जनता को और जानवरों को पानी तो मिल रहा है पीने को। लेकिन जो यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है, जिसे देखा जाना चाहिए, हमारे राजनेताओं ने, हमारे मुख्यमंत्रियों ने, हमारी सरकारों ने यहाँ इस क्षेत्र के कृषि क्षेत्र को विकसित करने की कोई विधिवत योजना नहीं बनाई। सब कुछ हवा हवाई रहा और वोट लेने तक सीमित रहा। मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ नेताओं से कि आप वोट लीजिए, वोट तो आपको मिलता ही है, लेकिन कम से कम जब चुनकर आते हैं आप सरकारें बनाते हैं, सारी सुख सुविधाओं और पेंशन को, वेतन को जनता के फंड से आप प्राप्त करते हैं, तो लोक सेवक कहलाते हैं, अपने को जनसेवक कहते हैं, तो कम से कम 50% तो ये कर्तव्य का निर्वहन करिए। आवश्यकता इस बात की है कि इस पूरे क्षेत्र के कृषि क्षेत्र को विकसित किया जाए, उसे मजबूत बनाया जाए। अच्छा, एक बात आप बताइए, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो इस क्षेत्र को लेकर कितने गंभीर हैं? कुछ गंभीरता? मैं समझता हूं कि इस समय उनकी कुछ गंभीरता दिखाई दे रही है। इस कारण भी हो सकता है, स्पष्टवादिता है ये, इस कारण भी हो सकता है कि अगले विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक हैं, तो अगर कार्य नहीं करेंगे तो अब जनता इतनी तो बेवकूफ़ नहीं है कि राम मंदिर के नाम पर और ऐसे किसी धार्मिक नारे के नाम पर वो उनको वोट कर जाए। यदि ऐसा होता तो विपक्षी दलों की सरकारें कभी न बनती। तो मैं तो ऐसा सोचता हूं कि यदि वास्तव में वो जनता के लिए काम करेंगे और जनता इस बात को महसूस भी करेगी, उसे देखेगी और उससे कई जेब में कुछ आएगा, तो वो निश्चित तौर पर चाहे योगी आदित्यनाथ हों, माननीय योगी आदित्यनाथ हों, माननीय अखिलेश यादव हों या माननीय मायावती जी हों, जो भी काम करेगा, जो जनता के हित में आएगा, उसको वोट मिलेगा, वो सरकार बनाएगा। लेकिन मैं इस पर कतई विश्वास नहीं करता कि लोग केवल राम के नारे पर, राम मंदिर के नारे पर वोट देकर बहुमत से सरकार बना देंगे, केंद्र की हो और चाहे राज्य की हो। मैं इस पर यकीन नहीं करता।
आप भी तो पुजारी हैं, अगर राम मंदिर बना, क्या मतलब वो कहते हैं भाई लोग खुशहाल हुए, राम मंदिर बन रहा है, इतने वर्षों बाद बन रहा है, तो खुशी नहीं? अव्वल तो किसी भी राजनेता को और किसी भी सरकार को, किसी भी मुख्यमंत्री को ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि उन्होंने राम मंदिर का निर्माण करा दिया। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ ऐसे लोगों से जो ऐसा सोचते हैं, जो इसके लिए अपने को क्रेडिट दे रहे हैं। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि अयोध्या में जब बाबरी का विध्वंस हुआ तो कितने ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी शहादत दी? कितने ऐसे नेता थे जिन्होंने लाठियां खाई? वो तो जनता ही थी ना, मरने वाले भी जनता थे, लाठी और गोली खाने वाले भी जनता थे। तो उनको ये गलतफहमी नहीं रखना चाहिए कि उन्होंने कर दिया, नहीं, ये जनता ने किया। अगर जनभावना साथ ना होती किसी सरकार और किसी नेता के साथ, तो क्या ये इतना बड़ा कार्य संभव था? मैं नहीं मानता कि ये संभव था। जन भावनाओं के कारण वो करने में समर्थ हुए। आप भी जैसे अब एक चलिए, आप सीधी सी बात है, जन भावनाओं की वजह से राम मंदिर का निर्माण हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही, आप भी ब्राह्मण हैं और मौजूदा सरकार पर भी ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगता है। इस बात में आप कितनी सच्चाई देखते हैं, खासकर जब महोबा के आसपास का बेल्ट जो है थोड़ा ब्राह्मण बाहुल्य बेल्ट मैंने देखा है, तो क्या यहाँ ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ है? ब्राह्मणों का उत्पीड़न निश्चित रूप से हुआ है, और दिखने में भले ही संख्या 1, 2 या 3 नज़र आती हो, जो चर्चित हुए, जो हत्याएं ब्राह्मणों की, जैसे एक पाठक वकील साहब थे, उनकी निर्मम हत्या की गई, उसमें एसपी आज वांटेड हैं, भगोड़े साबित हुए। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो सरकार किस काम की जो एक एसपी को, एक जिम्मेदार अधिकारी को गिरफ्तार न कर सके और अदालत उसे भगोड़ा कह दे? ऐसी सरकार, अगर ऐसी सरकार है जो किसी भगोड़े अधिकारी को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है कानूनन, तो ऐसी सरकार तो निकम्मी सरकार है। वो कौन? अरे बड़े बड़े अपराधियों को आप छाती ठोंकते हो कि हमने ठीक कर दिया, राज्य से बाहर निकाल दिया, उनकी संपत्ति हमने जब्त कर ली। आज जेल के सीखचों में ऐसे अपराधी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। तो क्या ऐसी सरकार के लिए, जिसके पास पूरी ताकत है, प्रशासनिक क्षमता है, संवैधानिक अधिकार हैं, तो इतना बड़ा फौज फाटा है, क्या ऐसी सरकार एक ब्राह्मण वकील के हत्यारे को, जो भगोड़ा साबित हो गया है, जिसकी संपत्ति कुर्क कर ली गई है, 52 करोड़ रुपए की संपत्ति आज उसकी बरामद हुई है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये अधिकारी भ्रष्ट नहीं था तो क्या इसके बाप दादा 52 करोड़ का संपत्ति इसको दे गए थे? तो ये इस लेवल का भ्रष्टाचार क्यों पनप रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके शासनकाल में ये इस स्तर के अधिकारी इतनी बड़ी संपत्ति इकट्ठी कर लें, ये कैसे संभव है? क्यों नहीं इन पर कार्रवाई होती और उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? आप भी वरिष्ठ पत्रकार रहे हुए हैं और जब महोबा में आप पत्रकारिता कर रहे होंगे, उस समय के भी तमाम सरकारें और नेताओं से अक्सर आप सुनते रहे होंगे, हमारी सरकार जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति अपना रही है। महोबा का बेल्ट आप देख रहे हैं और आसपास का बेल्ट देख रहे हैं, और मौजूदा सरकार का भी यही नारा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी 0 टॉलरेंस की नीति है। तो भ्रष्टाचार कम हुआ या बढ़ा है? मैं इस बात का जवाब बाद में दूंगा, लेकिन इसी प्रश्न से संबंधित एक मसला है जिसे मैं उठाना चाहता हूँ। पिछली सरकारों में और आज की सरकार में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। पिछली सरकारें अपनी आलोचनाओं को बर्दाश्त कर लेती थी। पत्रकार हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, जनता के बीच में काम करने वाले लोग हों, यदि वो असंतुष्ट हैं, उनके मन में कोई असंतोष है और वो उसे प्रकट करना चाहते हैं, जाहिर करना चाहते हैं आंदोलन के जरिए, नारेबाजी के जरिए या अन्य किसी माध्यम से, अखबारों में रिपोर्टिंग करके, तो पिछली सरकारों के लोग उसे बर्दाश्त करते थे, उसे सुनते थे। वो कार्रवाई करें या ना करें, वो उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि वो सरकारें लोगों की इस आलोचना को बर्दाश्त कर लेती थीं। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और हमारे बाबा तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। निश्चित रूप से ऐसा निंदक आपके लिए लाभदायक है, तुलसीदास जी का कहने का अर्थ ये है। लेकिन आज की जो सरकार है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूँगा, वो ऐसी आलोचनाओं को सुनना नहीं चाहती, वरना विनीत नारायण जैसे मामले आज नहीं आ रहे होते।
तमाम अखबारों के दफ्तरों में छापे नहीं पड़ रहे होते रातों रात, आयकर विभाग उनको परेशान नहीं कर रहा होता। सवाल यह है कि आयकर विभाग नेताओं को और भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों के यहाँ छापे क्यों नहीं मारता? पत्रकार, लेखक, सामाजिक मुद्दों को उठाने वाले लोग, किसान नेता, यही बचे हैं उनको जेल भेजने के लिए। इसका मतलब ये है कि आप अपनी आलोचना को वो जायज़ है या नहीं है, या थोड़ी जायज़ है या ज़्यादा जायज़ है, मैं इस पर भी नहीं जाना। लेकिन लोकतंत्र का तकाजा ये है कि आप सरकार होते हुए आपको जनता की आवाज़ को सुन लेना चाहिए। आप कोई काम करें ना करें ये आपकी मर्जी है, लेकिन सुनिए तो, उन्हें जेल तो मत भेजिए, उन्हें प्रताड़ित तो मत करिए, उनका उत्पीड़न तो नहीं करिए। वर्तमान सरकार का जहाँ तक सवाल है, जनता उनसे संतुष्ट है या नहीं, ये तो विधानसभा का चुनाव ही बताएगा। मैं कैसे बता सकता हूँ? लेकिन जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं जनता के बीच में रहता हूँ, जनता का मेरा सीधा संबंध है, चाहे मंदिर के माध्यम से हो, लेकिन तो जनता के मन में असंतोष है। राम मंदिर के नाम पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ये सोच रहे हैं कि हम राम मंदिर के नाम पर फिर से सरकार बना लेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है, ये उनकी खुशफहमी है। वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं। यदि वो जनता के बीच में जाकर जनता की समस्याओं को नहीं सुनेंगे, उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देंगे, उनके निराकरण का प्रयास नहीं करेंगे, तो ये फिर सरकार बना लेना उनके लिए टेढ़ी खीर है। मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी 100% जनता की समस्याओं का निराकरण कर दें। ये किसी शासक के लिए या सरकार के लिए संभव नहीं है, लेकिन वो किसी सीमा तक तो प्रयास कर सकते हैं। जनता ये तो देखे कि हमारा मुख्यमंत्री हमारे बीच में है। जैसा मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं उनकी सराहना करना चाहता हूं कि कोविड के मामले में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, निस्संदेह उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जिलों जिलों में वो दौरा करते हुए घूमे, लोगों की समस्याओं को सुना, उनकी समस्याओं को जहां तक संभव था उसका निराकरण भी किया, तो इसके लिए उनको वाहवाही भी मिल रही है। तो ऐसे प्रयास आप जनता की दूसरी समस्याओं के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? वो जनता को क्यों नहीं सुनते हैं? मतलब कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि अधिकारियों के चंगुल में फंस गए हैं। फंस गई है, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ, ये सरकार अधिकारी चला रहे हैं। जन सेवक जो अपने को लोक सेवक कहते हैं, जिनको हमने वोट देकर चुना है, चाहे वो ग्राम पंचायतें हों, चाहे वो जिला पंचायतें हों, ब्लॉक की पंचायतें हों, इतना उनको जागरूक करें कि वो जनता को सुने, जनता की समस्याओं को परखें, उनको जानें और उनके निराकरण का प्रयास करें। वो थोड़ा भी हो तो उन्हें वाहवाही मिल जाएगी। लेकिन आप कुछ ना करें, केवल नारों पर चुनाव जीतना चाहें, तो ये असंभव है।